वैसे तो हम लोग आज तक यही पढ़ते आए हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना डू डज के भी हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना डू डज के यूज के। है ना चमत्कार? तो अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो फिर चलिए आज का वीडियो हम हमारे साथ देखिए और हम आपको वो सारा चीज बता देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन उसमें डू डज का यूज हम लोग नहीं करेंगे। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिए और देखने के बाद इसको शेयर जरूर करें। आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। आप हमको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए। हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और बढ़िया से बढ़िया नॉलेज आपको देते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आज तक यही पढ़े हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग करते हैं और डू डज को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ था, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये स्ट्रक्चर देखिए दो तरह से इंट्रोगेटिव आता है। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो उसका स्ट्रक्चर ये है, पहले डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डू डज के साथ यस या यस नहीं जोड़ते हैं। दूसरा, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हिंदी का सेंटेंस, और अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा है तो उसका ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं, पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर इस डू डज को हम हटा दें तो क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन सकता है? आपको लगेगा कि ये नहीं बन सकता है, लेकिन इस वीडियो में वो भी बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कि कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि नहीं, इस तरह से देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, या आप देखिए फिर से देखिए जनरली होता क्या है, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड एक और सब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वह कहां जाता है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और आप इसको विचार करके देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है? वह नहीं, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड कौन है? कहां। ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका सब्जेक्ट है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों दो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कहां है और वह ये है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों दो वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड और ये सब्जेक्ट दोनों एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड होगा लेकिन वो दो काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, सांप को कौन मारता है। अब ये आपका, ये देखिए, ये ऐसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड है, कौन क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। मारना क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और सांप आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें को शब्द लगा इसलिए ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच करके देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सोच करके देखिए सब्जेक्ट कौन सा है। अब ये मत कहिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ये आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। तो अगर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट सेंटेंस में निश्चित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब दिया हो, तो फाइनाइट वर्ब दिया हो और उसका सब्जेक्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, ठीक। और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, सब्जेक्ट ही तो मेन होता है, तो सब्जेक्ट जरूर होगा। आप इसमें आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। वर्ब आपका ये है, क्वेश्चन वर्ड ये है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है। इसमें देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो बच कौन रहा है? कौन। यही आपका सब्जेक्ट है। कौन इस सेंटेंस में ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो दो काम कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, इसी के कारण सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। और यही कौन आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है।
याद रखिए, इसमें देखिए सब्जेक्ट कोई और है, क्वेश्चन वर्ड कोई और है, दोनों दो वर्ड है। इसमें एक ही वर्ड दोनों काम करे, यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। ठीक, हम लोग जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट। कब? ये जब दोनों अलग अलग होते हैं तब क्वेश्चन वर्ड कोई और रहेगा, सब्जेक्ट कोई और। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये यहां लिखा जाएगा और सब्जेक्ट आपके यहां चला जाएगा। लेकिन जब इस टाइप का सेंटेंस आ जाए कि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन जाए, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हो, तब हम लोग डू डज का यूज नहीं करते हैं। ठीक, रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज का यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाएगा तो ये डू डज को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और जब ये डू डज हटेगा, ठीक, तो यहां पर जरूरत पड़ने पे एस या यस जोड़ा जाएगा, यस या यस जोड़ा जाएगा। ठीक, यही चीज मैं आपको बता रहा था। देखिए कि सीधा सीधा एक लाइन की बात है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही हो, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही वर्ड हो, एक ही वर्ड दो काम करे, तो उस इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोग डू डज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो, तब वहां पर हम लोग डू डज का यूज करेंगे। तो यहां पे दोनों एक ही है, यहां पे डू डज का यूज नहीं होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान से सुनिए, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, और ये रूल जो बता रहा है, ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में चलता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट, बाकी और किसी टेंस में रूल लागू नहीं होता है। ठीक, तो मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, सांप को कौन मारता है, तो देखिए हम लोग क्या बताए थे, सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? ता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है और इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है। अब देखते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है कहां। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड कहां पर है? स्टार्ट में है कि बीच में है? तो क्वेश्चन वर्ड कहां है? बीच में है। तो हिंदी सेंटेंस के बीच में, जब इंग्लिश बनाते हैं तो इसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दो जगह हो सकता है, या तो सेंटेंस के शुरू में आएगा या तो बीच में, दोनों जगह पॉसिबल है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव अरे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आ सकता, और जब भी आएगा स्टार्ट में ही आएगा। तो हिंदी में रहेगा बीच में, लेकिन इंग्लिश में चला जाएगा शुरू में। तो कौन की इंग्लिश होगी? हु। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड हमने हु लिख दिया। अब हु के साथ क्या लिखेंगे? डू डज। कब? जब ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होगा तब। लेकिन इस सेंटेंस में यही आपका क्वेश्चन वर्ड है और यही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट दोनों एक ही हो तो डू डज नहीं लिखेंगे। फिर किसका नंबर है? सब्जेक्ट। यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट भी है, ये भी खत्म हो गया। बचा कौन? वर्ब। वर्ब क्या है? किल। अब ही हु आपका सिंगुलर है, इसलिए किल में यह जोड़ दीजिए। फिर क्या बचा? ऑब्जेक्ट। सॉरी यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अब क्वेश्चन मार्क लगे। ठीक, ऑब्जेक्ट कौन है? सांप। तो हु किल्स द स्नेक। हो गया। देखा आपने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन डू डज इसमें नहीं लगा है। ठीक, लेकिन अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तब इसमें डू डज लगता। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए, तो वहां पर डू डज का यूज नहीं करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट दोनों एक हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तब डू डज लगेगा, तब डू डज लगेगा। अब क्यों लगेगा डू डज? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो इसमें हमको नहीं शब्द लिखना पड़ेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। सांप, इसी को मैं को कौन नहीं मारता है, नहीं मारता है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। अब इसको ट्रांसलेट करिए। लास्ट में देखिए क्या लिखा है? ता है।
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। कैसे मालूम? क्योंकि इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, ठीक, और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है और इंट्रोगेटिव वर्ड लगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव और साथ में नहीं दिया है, इसलिए निगेटिव। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहां है? बीच में कि स्टार्ट में? बीच में है, तो हिंदी में बीच में है, इंग्लिश में कहां चला जाएगा? शुरू में हु। अब ये हो गया हु, ठीक। इसके बाद हु क्या नाम है, हम लोग डू डज का यूज हम लोग नहीं करते हैं, डू डज का यूज नहीं करते हैं। कब? जब सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव रहेगा तब। लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहां पे देखिए हु के साथ डू डज नहीं लगा है, लेकिन यहां पे लगेगा क्योंकि हमको नहीं लिखना। नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। और याद करिए, नॉट कभी अकेले नहीं लगता है, नॉट कभी अकेले नहीं लगता। कोई भी टेंस हो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस को निगेटिव नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर नॉट लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। अब यहां पर हु के साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हु सिंगुलर है, इसलिए डज, ऐसी के बाद नॉट, ठीक। अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया, सब्जेक्ट आपका यही है। फिर वर्ब का फर्स्ट वर्ब कौन है? मारना। मारना की इंग्लिश किल। अब जब यहां पे देखिए, जब हु के डू डज नहीं लगा है तो किल में यस लगा है, और जब डू डज लग गया तो किल में इसे यस हट जाएगा। द स्नेक, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड कौन है? हु। सब्जेक्ट कौन है? हु। डू डज नहीं लगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव। यहां पे क्वेश्चन वर्ड कौन है? हु, ठीक। सब्जेक्ट कौन है? हु, लेकिन सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसलिए डू डज नहीं लगा है, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसलिए यहां डू डज का यूज हो गया है। और ये रूल केवल हु के लिए नहीं है। अगर आप बुक में कोई देखेंगे, किसी भी पब्लिकेशन का बुक देखेंगे, तो उसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट लिख देता है कि हु के साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु के साथ डू डज नहीं लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता है तो डू डज लगाते हैं, डायरेक्ट लिख। कारण नहीं लिखता है कि उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है। और ये रूल केवल हु के लिए नहीं है, कोई भी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हो जाएंगे, तो वहां पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब डू डज का यूज करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और दिखाता हूं। जैसे देखिए, कितनी लड़कियां मंदिर जाती हैं। मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है, कितनी लड़कियां मंदिर जाती हैं। लास्ट में देखिए क्या लिखा है? ती है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कैसे मालूम? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के स्टार्ट में कि बीच में। याद करिए, स्टार्ट में लिखा है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर क्या वो रूल जो हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव स्टार्ट में है कि बीच में है, वो रूल सिर्फ क्या के लिए होता है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी इंग्लिश कभी लिखते हैं और कभी नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमको देखना पड़ता है कि कब क्या की इंग्लिश लिखेंगे, कब क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। उसका रूल अलग अलग होता है, इसीलिए उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, स्टार्ट में है कि बीच में है कि अंत में, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे जहां रहेगा उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। क्या जब स्टार्ट में आता है तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं, लेकिन बीच में आता है तो क्या की इंग्लिश वाट लिखते हैं। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखना है, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे जहां हो, तो फिर देखने का मतलब ही नहीं है। ठीक, तो चलिए हम इसका ट्रांसलेशन इसी रूल पे करेंगे। पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है? कितनी। कितनी के इंग्लिश होगा हाउ मेनी। कितनी की दो इंग्लिश होती है, हाउ मेनी और हाउ मच। अब यहां हम हाउ मेनी लगाएं क्योंकि उसके बगल वाला ये नाउन क्या है? काउंटेबल है। तो अगर कितनी की बाद वाला नाउन काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी होगा। ठीक, अगर कितनी की बाद वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो यहां हाउ मच हो जाएगा। तो हाउ मेनी गर्ल्स क्या होगा? हाउ मेनी। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? डू डज। ठीक है, अब डू डज में से, डू और डज में से कहीं लिखना है, या तो डू लिखेंगे या तो डज। डू डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए कौन है? कितनी लड़कियां, ये तो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया है और ये आपका वर्ब हो गया है, ये आपके ऑब्जेक्ट में चला गया। तो सब्जेक्ट कहां है? तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यही जाने वाला एक्शन कौन कर रहा है? लड़कियां। इसका मतलब यही सब्जेक्ट है।
अब क्वेश्चन वर्ड कौन है? कितनी। कितनी केवल क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये लड़कियां इस कितनी से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों साथ में ही रहेंगे। जैसे हिंदी में अगल बगल है, इंग्लिश में भी अगल बगल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग कर दिए अलग, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ इतना हुआ, कितनी लड़कियां, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? यही, कितनी लड़कियां। मतलब ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जो दो काम कर रहा है, यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। और याद करिए, अभी बताएं कि जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हो जाता है तो डू डज नहीं लगेगा। ठीक, तो डू डज छोड़ दीजिए, बचा कौन? सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट है। फिर वर्ब, वर्ब कौन है? जाना, जाना की इंग्लिश गो। अभी आपका प्लूरल है इसलिए यहां यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, अब क्या बचा? मंदिर, टू द टेम्पल। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिना डू डज के। ठीक, ये सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव है। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, कितनी लड़कियां मंदिर नहीं जाती हैं, तब हमको डू डज लगाना पड़ेगा, तब डू डज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं कि इंग्लिश नॉट लिखनी है और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं लिखा जाता है। कोई भी टेंस हो, नॉट अगर सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। तो अगर इसको हमको बनाना हो कितनी लड़कियां मंदिर नहीं जाती हैं, तो उसका ट्रांसलेशन होगा हाउ मेनी गर्ल्स डू नॉट गो टू द टेम्पल। ये हो गया आज का वीडियो में जो हमको पढ़ाना था वो हमने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। इसी तरह से अच्छी अच्छी चीजें पूरे बेसिक रूल के साथ आपको इस हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो आपको पसंद आया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।